कम अगेन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पेपर 2024 जेएम स्टैटिस्टिक्स। इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो सेक्शन बी में देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है लेट a1 इक्वल टू 1 an प्लस 1 इक्वल टू an अंडर रूट n प्लस साइन n अपॉन n एंड bn इक्वल टू an स्क्वायर फॉर ऑल n belongs to set of natural numbers, then which of the following statements is are correct। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कह रहा है समेशन ए एन जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है, बी एन कन्वर्ज कर रही है, ए एन कन्वर्ज कर रही है, बी एन नहीं कर रही। इसमें हमें बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें दे रखा है ए वन इक्वल टू 1 ए एन प्लस 1 इक्वल टू ए एन अंडर रूट एन प्लस साइन एन अपॉन एन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एन की जगह पे एक बार 1 रखेंगे तो हमारे पास a2 मिल जाएगा। a2 को हम जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ए एन की वैल्यू रख दी 1 अंडर रूट 1 एन की जगह पे प्लस साइन एन की जगह पे 1 साइन 1 हो गया अपॉन 1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.84। ठीक है। और अब जब हम एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए एन प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये ऐसे ही ये ए एन की जगह पे a2 की वैल्यू आ जाएगी 1.84 और n की जगह पे 2 आ जाएगा साइन 2 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 2.137। ऐसे ही a4 a5 निकालेंगे तो शुरू के कुछ टर्म्स छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि ये सारे टर्म्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर रहे होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ ट्रू। ये वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू हो गया। अब चेक करते हैं सीरीज बी एन के बारे में। बी एन जो सीरीज हमें दे रखी है वो दे रखा है ए एन का स्क्वायर। हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है और कोई दूसरी सीरीज इस तरीके से है कि पहली सीरीज का स्क्वायर बना के हमें दूसरी सीरीज दे रखी है, देन वो अगर पहली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तब दूसरी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। मतलब कि ए एन स्क्वायर ए एन अगर कन्वर्जेंट है देन ए एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट होगी। तो मतलब कि ए एन कन्वर्जेंट है देन बी एन भी कन्वर्जेंट है। तो ए भी ऑप्शन ट्रू है, बी भी ऑप्शन ट्रू है। ए ट्रू हो गया, बी ट्रू हो गया हमारे पास। देन और सी वाला क्या कह रहा था, सीरीज ए एन कन्वर्जेस बट बी एन नॉट कन्वर्जेस, ये हमारे पास हो गया गलत। अब डी वाला क्या कह रहा था, कोई भी कन्वर्ज ना करे, ये भी गलत। नौ 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर से आर में एफ फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिबल फंक्शन है सच डेट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ 8 इक्वल टू 12। देन हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये एमएसक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें एफ डैश एक्स जो है वो पूछ रहा है कि लेस देन 1 होगा जब एक्स 0 2 में बिलोंग कर रहा है, ग्रेटर देन 1 होगा जब 0 2 में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, उससे निकालेंगे एफ डैश एक्स। चलिए बताता हूँ कैसे क्या है। ये है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एक्स पहला ऑप्शन जो है हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है 0 2 में, तो बी हमारे पास 2 है और ए जो है हमारे पास 0 है। तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें पास दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4। ठीक है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 माइनस 0 और 0 पे 0 वैल्यू दे रखी है, 2 माइनस 0 2 हो गया। तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, जो कि लेस देन नहीं है 1 से, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास गलत हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं।
जब हमारे पास 2 आया तो ये वाला ग्रेटर आएगा, क्योंकि वो हमारे पास 2 आया था ना, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, x1 0 2 में बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब 4 8 के लिए चेक करेंगे। 4 8 के लिए जब हम चेक करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 4 अपॉन 8 माइनस 4। तो एफ ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ पे, जो कि 12 दे रखा है, माइनस एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 हमारे पास दे रखा है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब कि ये वाला भी हमारे पास ट्रू हो गया। अब 0 8 में चेक करेंगे। 0 8 में चेक करेंगे एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 8 माइनस 0, 12 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी, तो इसलिए ये सेकंड वाला 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा BCD। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। AV a 3x3 real matrix. Suppose that 1 and 2 are characteristic root of A and 12 is the characteristic root of A plus A square. Then which of the following is correct? तो हमें बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर नॉट इक्वल क्या होगा, इसमें से करेक्ट चूज करना है हमें। ठीक है, चलिए बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। ए इक्वल टू हमने लेट कर ली कोई भी मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज एक 1 है एक 2 है, और तीसरी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने उसको एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू 2, लैम्डा 3 इक्वल टू एक्स। अब हमें आइगन वैल्यूज निकालना है ए प्लस ए स्क्वायर की। तो जब लैम्डा 1 हमारे पास 1 है, उस केस में हमारे पास ए प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ऐसे ही जब हमारे पास लैम्डा 2 इक्वल टू 2 है, तब दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6, और तीसरी वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी एक्स की, एक्स इक्वल टू 12,11 और एक्स इक्वल टू 11 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक वैल्यू 12 दे रखी है। तो एक 2 आ गई, एक 6 आ गई और एक 12 दे रखी है, इसलिए 11 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पहला ऑप्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो लैम्डा 1 जो है 1 आई, लैम्डा 2 2 आई और एक्स हमारे पास आया 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ट्रू हो गया। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर, जो है 2 इंटू 6 इंटू 12, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया, बी वाला। अब बात करते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रेस की बात करते हैं। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है 2 प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 4 डाइस D1 D2 D3 D4 हैविंग 6 फेसेस मार्क्ड एज फॉलोज। D1 D2 D3 D4। D1 जो है उसमें ये इवेंट्स हैं, ऐसे D2 D3 D4 हमें डिफाइन कर रखा है। इन ईच रोल ऑफ अ डाई ईच ऑफ इट्स 6 फेसेस इक्वली लाइकली टू अकर। सारे फेसेस इक्वली लाइकली हैं, अकर होने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है। देन सपोज दैट ईच ऑफ दीज 4 डाइस इज रोल्ड वंस एंड मार्क्स ऑन देयर अपर फेसेस आर नोटेड। 4 रोल्स भी इंडिपेंडेंट, जो हम रोल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। इफ एक्स आई डिनोट द मार्क ऑन द अपर फेस ऑन द डाई डी आई, x1 जो इवेंट है वो D1 अपर फेस पे 1 आने का इवेंट है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन x2
क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या हुआ। D1 हमारे पास दे रखा है 44400, D2 दे रखा है हमारे पास 33333, सब 3 दे रखे हैं, ठीक है। तब x1 हमारे पास क्या हो सकता है, x1 हमारे पास 4 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, क्योंकि D1 पे कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं, 4 आ सकता है या 0 आ सकता है, और D2 पे क्या आ सकता है हमारे पास, ओनली 3 आ सकता है। तो हमारे पास कौन सा फेवरेबल बन रहा है, x1 पे 4 आ जाए और x2 पे ओनली 3 ही आ सकता है। अगर 0 आएगा तब x1 जो है वो लेस देन हो जाएगा। हमें चाहिए पहले वाले ऑप्शन के लिए x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है। तो x1 को 4 ले लिया, तब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 जो है 4/6 इक्वल टू 2/3, ठीक है। और जब x1 इक्वल टू 0 है देन x1 जो लेस देन हो जाएगा x2 से, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला हमारे पास ट्रू हो गया। चलिए देखते हैं डी वाला क्या कह रहा है। D3 जो है हमारे पास इवेंट है 662222 एंड D4 में है 55111। x3 जो है हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 हो सकता है या 2 हो सकता है, और D4 में x4 क्या हो सकता है हमारे पास, 5 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x3 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए x4 से। तो कब कब हो सकता है, जब 6 आ जाए और 5, x3 पे हमारे पास 6 होना चाहिए और x4 पे 5 होना चाहिए, x3 पे 6 होना चाहिए और x4 पे 1 होना चाहिए, ठीक है। और x3 पे 2 होना चाहिए, x4 पे 1 होना चाहिए। 3 इवेंट मिलेंगे हमें ऐसे। तो चलिए देखते हैं x3 पे 6 और x4 पे 5 होने की प्रोबेबिलिटी। तो x3 पे 6 होने की प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3 हो गई, और D4 में जो है x4 इवेंट है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/6, तो 1/2 1/6 होगी। ऐसे ही 6 और 1 के लिए कर लेंगे, 2 और 1 के लिए कर लेंगे, 1/6 1/6 1/3 आ गया। और ये वाला इवेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस देन हो गया। तो इन तीनों को सम कर लेंगे, 1/6 1/6 1/3 को, ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। यस, ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, x2 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन x3 इक्वल टू 2। x2 पे 3 आए और x3 पे 2 आए, तो सिमिलरली हम देख लेंगे वहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। x2 पे तो हमेशा 3 आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, और x3 पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, x3 पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 बोले तो 2/3, ये आ गया 2/3। इसका आ जाएगा हमारे पास 2/3, और ये कह रहा है 1/3, तो ये तो गलत कह रहा है, तो सी वाला फॉल्स हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है, द इवेंट x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए हमें शो करना होता है कि इनका जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन x2 इंटरसेक्शन x2 ग्रेटर देन x3, तो x2 इज ऑलवेज 3 होगा, x1 कैन बी 4 और 0, x3 कैन बी 6 और 2, देन सब कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी जब x1 इक्वल टू 4 होगा, x3 इक्वल टू 2 होगा, x2 इक्वल टू 3 होगा। देन हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x1 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन x2 इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x2 इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x3 इक्वल टू 2। तो हम ये निकालेंगे 2/3 इंटू 2/3, ये आ जाएगा 4/9, और इनके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे, ये भी 2/3 इंटू 2/3 4/3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी ट्रू हो जाएगा हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ये कह रहा है एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एंड द मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन एम टी, सपोज एफ एक्स बराबर -x। ये जो लाइन है ना, इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जो x है वो सिमेट्रिक है अबाउट ज़ीरो सिमेट्रिक है।
for all x belongs to R and homogeneity function MT exists for t belongs to -1 to 1, then which of the following statement is are true। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में। x जो है हमारे पास सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि आधा 0 के लेफ्ट में होगा आधा राइट में होगा। ठीक है, तो जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, उस केस में क्या होता है, मीन जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, मॉड भी मीन मीडियन मॉड तीनों सेम ही होते हैं, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -x, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को इस साइड ले आएंगे तो आ जाएगा x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जो कि 1/2 हमने निकाल रखी है, और ये कह रहा है हमारे पास 1 है, तो ये रॉन्ग कह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो हमारे पास नहीं होगा। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जो कि 1/2 है, दस 0 इज मीडियन। अभी हमने देखा यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों एक ही होंगे जो कि 1/2 होगा, इसलिए x इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 इज द मीडियन। और एम टी इक्वल टू एम ऑफ -t सिमेट्रिक है, इसलिए ये भी ट्रू होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अभी हमने निकाला 1/2 होगी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने निकाला मीन मीडियन मोड तीनों एक ही होंगे। ये बाई सिमेट्री ये ट्रू हो गया, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 1/2 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लेंथी हो गई आज। अब इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए थैंक यू, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।